डैडी आप? हाँ अंजू, आज के दिन को मैं 13 साल से नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आज नहीं कर पाया। सोचा चल के बेटी के सब गिले शिकवे दूर कर दूं। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटी। थैंक यू डैडी। अंदर आइए ना। चलो। डैडी बैठिए ना। नहीं, आज जल्दी में हूँ अंजू। वैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे दामाद आज शादी की सालगिरह पे अदालत की खाक छान रहे हैं। नहीं, उनको कुछ जरूरी काम था इसलिए। अच्छा देखो, मैंने अपनी जिद तोड़ दी, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आज रात का खाना मेरे साथ खाना होगा। नहीं, आज तो उनके साथ कहीं डिनर। अच्छा, तो कल से ही? नहीं, कल से लेकर 7 दिन तो रक्षा के हैं और वो पंचकनी में। तो ठीक है, ठीक 8वें दिन मैं तुम्हारा इंतजार रात को खाने पे करूंगा। डैडी इतनी जल्दी में क्यों? चाय तो पीते जाइए। नहीं बेटी, तुम तो फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स को जानती हो, और आज तनख्वाह का दिन भी है। अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो वर्कर झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी अगर तुमने मेरी मर्जी से शादी की होती तो आज ये सारा कामकाज मेरा दामाद संभालता। भाई साहब, दिखता नहीं आपको आगे गाड़ी खराब है। सावन साहब, आप सच कहा है किसी ने, जिसे हम पागलपन कहते हैं, वो हरकत या तो कोई बहुत ही अक्लमंद करता है या कोई बेवकूफ कर सकता है। अगर हॉर्न सुनकर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं आगे चल के तुम्हारी गाड़ी ठोक देता। आप मेरी गाड़ी ठोक देते? किस लिए भाई? भाई, आज रात को मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं आ सकूंगा। मुबारकबाद? इसलिए, अरे तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, ये लो। ओह गॉड, मर गए आज सुबह। इसलिए आज यही मुबारकबाद दे देता हूं। अरे सुनो। अरे शुक्रिया दोस्त, मुबारकबाद कर रहे बल्कि याद दिलाने का। अरे मर गया, अरे आज तो मर गया मैं, मेरी बीवी तो। तुम्हें याद ही नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? खैर, थोड़ी देर हो जाएगी शायद। दिल बहलाने के लिए फूल भेज रहा हूं। देर शायद ज्यादा हो जाए। फूल सामने होंगे तो समय जल्दी कट जाएगा। भाई, देर शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी। फूलों की महक गुस्से पर काबू रखने में मदद करेगी। बारह वो 13वां ये। शादी की 13वीं साल मुबारक। सॉरी। जानती हूँ मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन इस बार मैं नहीं हंसूंगी। जानते हो कल डैडी आए थे। अच्छा, किस खुशी में भाई? हमें मुबारकबाद देने। वो भी आज, अब 13 साल के बाद। हाँ, कह रहे थे उन्होंने अपनी जिद तोड़ दी। गुड। और पता है, पंचगनी की वापसी पर हमें खाने पे भी बुलाया। जरूर कोई मतलब होगा। चलो ऐसा ही सही।
लेकिन इस बार तुम्हें मेरी खातिर जाना ही होगा। तुम्हारी खातिर? जरूर जाएंगे साहब, लेकिन कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हेलो मम्मी। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू मम्मी। पापा कहाँ है मम्मी? वो एक काम में फंस गए थे इसलिए नहीं आ सके। मैं ड्राइवर को लेके आई। मम्मी आप तो खुद कार चला लेती है, फिर ये ड्राइवर क्यों? इतना लंबा सफर था बेटे और मुझे अकेले आने में डर लग रहा था, और फिर ये ड्राइवर मुझे पसंद भी है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राइवर। क्यों? जो ड्राइवर पापा की जगह आया हो वो मुझे कैसे पसंद आ सकता है? बम्बई जाकर मैं 7 दिन तक पापा से बात नहीं करूंगी। चलो ड्राइवर। मम्मी कैसा ड्राइवर है ये जो आपके कहने पर भी नहीं चलता? नहीं चलेगा, ये ड्राइवर यहाँ से बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक छोटी बीवी सामने आकर हमारे दोनों गालों पर एक एक किच्ची नहीं करेगा। बड़ा बदतमीज है ये। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ड्राइवर किसी मांग रहा है। मम्मी आप क्यों नहीं गाड़ी चलाती है? अब ये अपनी जगह से हटेगा नहीं तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? बेटा आप जल्दी से इसको किसी दे दो, नहीं तो ये मुझसे किसी मांगेगा। हाँ वो तो हमारी तनख्वाह है। पापा आपका मजाक हमेशा रुलाकर हंसाता है। नहीं बेटे, रुलाने से पहले हंसाता है। अभी आया। मेरा साहब बम्बई से राजेश का फोन आया था, कल केस की तारीख है। देखो अंजू, अगर तुम जिद करोगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं गया तो किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है। तुम्हारा जाना भी तो हम लोगों के लिए सजा ही है, और हमारा कसूर क्या है? ये कि हम साल में 7 दिन मांगते हैं तुमसे, और मेरे लिए तो आईने अपनी बेटी के लिए आए। अब समझाओ उसी को। हेलो, हाँ राजेश, मैं गौतम बोल रहा हूँ। देखो मैं कल नहीं आ पाऊंगा। हाँ कल नहीं आ पाऊंगा। और सुनो, तुम ऐसा करो, अपना वो एडवोकेट जसवंत लाल है ना, उससे कहना कि मेरा केस अटेंड कर ले। हाँ प्रेमो वाला। हाँ समझ गया। ओके ओके। पापा आप पहले भी कभी इस लेक पे आए हैं? हाँ बेटे, बहुत पहले आया था। इसी तरह मैं बड़ा बिजी हुआ करता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ये नहीं समझती ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। इन्होंने धाड़ से अपना प्रोग्राम बना लिया, और फिर हम तो जोरू के गुलाम है ही, यहाँ पहुंच गए। हाँ, उस दिन कौन सा गाना बज रहा था? वो क्या गजल थी रेडियो पर? फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। वाह क्या ख्याल है, बहुत अच्छे। रंजिश सही। जब रक्षा की शादी हो जाएगी तब क्या करोगी? हैं? चलो। चलो हट जाओ साहब, हट जाओ।
राजेश, क्या बात है? सर वो प्रेमू को 5 साल की कैद हो गई। आइए मिस्टर मेहरा। ये रही आपकी फीस। मेरी गैर हाजिरी में मेरे केस की पैरवी करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेहरा। यू सी आई ट्राइड माय बेस्ट। नो मिस्टर जसवंतलाल, यू डिड नॉट। अगर एक बेगुनाह इंसान को अदालत में इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका क्लाइंट बेगुनाह था? मेरा क्लाइंट हमेशा बेगुनाह होता है। मैं झूठे केस नहीं लेता। अदालत में झूठ को सच साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सच को सच साबित करना होता है, और वही तुम नहीं कर सके। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं मिस्टर मेहरा। 5 साल की सजाई तो हुई है, कोई आफत तो नहीं आ गई। लोगों को कितनी सजाएं होती रहती हैं। अरे आप क्या समझेंगे मिस्टर जसवंतलाल? एक 19 साल का मासूम बेगुनाह लड़का जिसे सजा के नाम से डर हो, खौफ हो, दहशत हो, अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो वो एक फर्स्ट क्लास क्रिमिनल बनकर बाहर निकलेगा, जो पुलिस का दुश्मन होगा, समाज का दुश्मन होगा, कानून का दुश्मन होगा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? डैडी के यहाँ डिनर पे जाना है। मैं नहीं जा सकता, तुम चली जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने, तुम्हारी जिद ने, तुम्हारी मांगों ने मुझे खुद अपनी नजरों से गिरा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे उस रात बंबई न आने की वजह से एक मासूम को 5 साल की सजा हो गई। ये मेरे पेशे पर एक धब्बा है और मेरी आत्मा पर एक बोझ। अजीब आदमी हो तुम। जरा सी बात को अगर कल पे टाल दोगे तो कुछ बदल तो नहीं जाएगा? ये जरा सी बात नहीं अंजू। मैंने अपनी बेटी और बीवी की खुशियों के लिए एक गरीब परिवार की खुशियों में आग लगा दी है। मुझे आज रात तक उसे छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अपने मन को अदालत बनाकर इस तरह के फैसले करना बंद क्यों नहीं कर देते? प्लीज अंजू, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। और मैं वहां से वापस कैसे आऊंगी? तुमको अच्छी तरह मालूम है डैडी के पास ड्राइवर नहीं है। रात वहीं रुक जाना, मैं दफ्तर से लौटते वक्त तुम्हें ले आऊंगा। और डैडी पूछेंगे तो क्या कहूंगी? कह देना कि मैं बीमार हूं। कानून और इंसाफ की दुहाई देने वाला आदमी अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखा रहा है। काम हो गया चाचा? हो गया। नमस्ते डैडी। हेलो गौतम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अंजू कहाँ है? शॉपिंग गई है, अभी आती होगी। आओ एक एक ड्रिंक हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। आइए। मेरी फैक्ट्री में एक मजदूर है जिसे मैंने कुछ दिनों में निकाल दिया था। वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करने चला है। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस में मुझे रिप्रेजेंट करो। डैडी, क्या वो मजदूर जो मांग रहा है वो जायज है? बिजनेस में जायज नाजायज नहीं होता है। बिजनेस इज बिजनेस गौतम। वो मुझे तंग कर रहा है, मेरी बिजनेस में रुकावटें डाल रहा है। उसकी मांग 20,000 रुपए है। मैं चाहता हूं तुम कोर्ट के बाहर ही उसे 5-7 हजार में पटा लो। डैड, आपके पास उस मजदूर का नाम, पता वगैरह तो होगा? हाँ, सब कुछ इस फाइल में है। मैं उस मजदूर से मिलूंगा जरूर, लेकिन जहां तक केस का सवाल है, मैं आपकी तरफ से उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसकी तरफ से आपके खिलाफ लड़ूंगा। क्योंकि जिस मजदूर ने आपसे लड़ने की ठान ली है, मेरी जरूरत उसको है, आपको नहीं। गौतम, अगर तुम मेरे दामाद नहीं होते तो अभी धक्के मार मार के तुम्हें इस घर से निकाल देता मैं। अगर आप मेरी पत्नी के पिता ना होते तो मैं जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने कहा था तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। मैं उस घर के अंदर जिंदगी में कभी भी कदम नहीं रखूंगा अंजू। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी तो? अंजू, तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्या कहा, और फिर भी तुम। गौतम, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि तुमने डैडी से क्या कहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंजू जिद मत। मैम साहब, मैं
6:30 बजे तक रक्षा को घर लेकर आ जाऊंगा। अपने पति की खातिर ना सही, अपने घर की खातिर ना सही, अपनी बेटी की खातिर तो चले आओ। साहब से कुछ कहना है? नहीं। दीनानाथ, दीनानाथ, रक्षा, अंजू, रक्षा, अंजू, रक्षा, अंजू। गौतम, गौतम, देखो गोल्डी को क्या हो गया, बहुत तकलीफ में है, जल्दी कुछ करो ना। ठीक है, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। कानून अगर इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझता मेहरा साहब, तो ये कत्ल का केस माना जाता। अभी इसके पेट में इतना जहर है कि 10 इंसानों को मारा जा सकता है। लेकिन पापा, गोल्डी को तो खाना मैंने ही खिलाया था। मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये बता देना बहुत जरूरी है। आज से 7 साल पहले मैंने एक आदमी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और उस आदमी को सजा हो गई थी। आज वो आदमी सजा काट कर आया है और मुझे वो सजा का जिम्मेदार समझता है और मुझसे बदला लेना चाहता है। गोल्डी को क्या उसी ने जहर दिया था पापा? हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं रक्षा को लेके कुछ दिन के लिए डैडी के यहाँ चली जाती हूँ। नहीं अंजू। क्यों? क्योंकि मैं उस इंसान को किसी भी हालत में ये जाहिर नहीं होने देना चाहता कि हम उससे डरते हैं। तो फिर? डरो मत अंजू, कानून में बड़ी ताकत है। हम कोशिश ये करेंगे कि कानूनी तौर से उसे परेशान करें, लेकिन रक्षा को कहीं अकेले मत जाने देना। बेटे, तुम जहां भी जाओगी मम्मी के साथ जाओगी, समझी? जी पापा। यहां क्या कर रहे हो? चने चबा रहा हूं वकील साहब। कहीं और जाकर चबाओ। कमाल है, मेरे ख्याल से आप इस जगह के मालिक तो नहीं हैं? मालिक तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। यह आपकी बदकिस्मती है वकील साहब कि आप मुझे अपना दुश्मन भी नहीं कह सकते। मेरी निगाहों पर आपका कोई जोर नहीं, मेरी मौजूदगी पर आपका कोई जोर नहीं, और मेरी जुबान पर भी आपका कोई जोर नहीं। वैसे आपकी बेटी आपकी बीवी से ज्यादा अच्छी है। हाथ उठाना मुझे भी आता है वकील साहब, मगर उठाऊंगा नहीं, क्योंकि आप दफा नंबर 116 लगा देंगे। देखा आप लोगों ने, एक अमन पसंद शहरी के साथ लोग किस तरह पेश आते हैं। ये वही आदमी है पापा? हाँ, चलो यहाँ से। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? उसने कुछ किया तो नहीं था ना? किया नहीं तो कुछ करने के लिए तो हमारा पीछा करता रहता है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा ही पीछा करते हुए यहाँ आया? हो सकता है हमसे पहले यहाँ आया हो। तुम मेरी तरफ ही हो उसकी तरफ। चलो रक्षा।
तुम यहां भी आ गए। पीछा करते हुए अगर आप मुझे पकड़ लें तो शायद कोई इल्जाम लग सकता है। यहां तो कोई भी खड़ा हो सकता है। यहां कोई भी जरूर खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। क्यों? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी चाहत पूरी होते होते आपके तमाम बाल सफेद हो जाएंगे मिस्टर गौतम मेहरा। आपकी आंखें देखना छोड़ देंगी, आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा। मेरा हर कदम आपकी बर्बादी की तरफ उठेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा वकील साहब कि आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और मेरी नजर आपकी बीवी और बच्ची पर होंगी। उस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि आपका कानून क्या करेगा। कानून को जो कुछ भी करना है वो उस वक्त नहीं, अब करेगा, इसी वक्त करेगा। बात अब हाथ से निकलती जा रही है गौतम। किसी वकील ने उसे जमानत पे रिहा करवा लिया। कमाल है, अंजू और रक्षा की जान और इज्जत खतरे में और हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन दोनों की हिफाजत तो कर सकते हैं, लेकिन रघु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मुझे कानून पर भी शक होता जा रहा है। कम हियर जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि मेरे क्लाइंट को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती जसवंत लाल जी। वाह, बिना वारंट के मेरे क्लाइंट के घर का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली गई, जबरदस्ती पकड़कर यहाँ बुला लिया गया, दो बार सिर्फ शक में उसे अंदर बंद कर दिया गया, उसके घर की बराबर निगरानी हो रही है, पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही है। क्यों कमिश्नर साहब, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपके जिगरी दोस्त मेरे क्लाइंट की मौजूदगी से खौफ खाते। आपके क्लाइंट की मौजूदगी नहीं, इसके इरादे खतरनाक है। इज दैट सो? क्या मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई हरकत की है जो इसके इरादों के बारे में आपके शक की तस्दीक कर सके? एक नहीं, बहुत सी हरकतें की हैं। तो फिर कानून पर भरोसा रखने वाले मिस्टर गौतम मेहरा, आप अदालत में क्यों नहीं जाते? हो सकता है अदालत कोई ऐसा कानून बना दे कि जिसके तहत जुर्म करने पर ही नहीं, जुर्म के बारे में सोचने पर भी सजा दी जा सके। यानी कि आप इस बात को कबूल करते हैं कि आपका क्लाइंट हमेशा किसी न किसी जुर्म के बारे में सोचता रहता है? मैं ऐसी किसी बात को कबूल नहीं करता। और यहां से जाने से पहले मैं एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कमिश्नर साहब कि आइंदा अगर मेरे क्लाइंट को बेवजह परेशान किया गया तो मुझे आप दोनों को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। चलो रघु। वकील साहब, आपसे तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। गुड डे जेंटलमैन। अजीब मजबूरी है गौतम। अगर कोई शख्स किसी का खून करने के इरादे से शहर में घूम रहा है और हम जानते हैं कि वो खून करना चाहता है, तो भी हम उसका उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो खून न कर दे। अब मैं क्या करूं? मेरा एक रिटायर्ड दोस्त इंस्पेक्टर खुराना, उसे जासूसी का शौक है। तुम उसे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते? ये आप कह रहे हैं? कमिश्नर ऑफ पुलिस? मुझे अपनी हिफाजत के लिए पुलिस की बजाय एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रखना पड़ेगा? हम टैक्स किस लिए देते कमिश्नर साहब? गौतम, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस कानून के तहत काम करती है और कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई सबूत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अब मुझे कानून पर शक होता जा रहा है। मेरे ख्याल से खुराना औरत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छी बात है। हेलो पापा। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन। बेटे, ये तुम्हारे अंकल खुराना है। हेलो अंकल। नाइस मीटिंग यू। आपका नाम क्या है? रक्षा मेहरा। बड़ा प्यारा नाम है। आप चॉकलेट खाती हैं? जी हाँ। लीजिए। अंकल, आप अभी भी चॉकलेट खाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ बेटी, लेकिन मेरी एक तुम्हारे जैसी छोटी सी बेटी है, उसके लिए रोज रिश्वत ले जानी पड़ती है मुझे। वो क्या अंकल? बेटे,
सुनो, मुझे अंकल से बहुत जरूरी काम है, तुम जाकर मम्मी से बात करो। अच्छा? ओके, बाय अंकल, बाय। बाय। हाँ मैं ये कह रहा था गौतम कि अगर उसकी कमजोरी वाकई औरत ही है तो समझो चुटकी बजाते ही बम्बई शहर से उसका पत्ता गुल। खुराना, तुम अगर ऐसा कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। डोंट बी सिली गौतम, ऐसे काम तो मैं रोज करता हूँ। मैं कल एक प्लान बनाऊंगा, परसों अपन दोनों साथ में बैठकर उसको फाइनल कर लेंगे और तरसों समझ लो रघु बम्बई से बाहर होगा। ओके? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा नहीं, खाना खा के जाओ। नहीं, खाना भी नहीं खाएंगे। मेरी बीवी 10 साल शादी के बाद आज भी खाना अकेले नहीं खाती। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक्स। गौतम, इस घर में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, मुझे कुछ जानने का हक है कि नहीं? अंजू, मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अगर कभी कुछ छुपाया है भी तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल में किसी किस्म का डर न बैठ जाए। इसका मतलब है तुम्हारा कानून, तुम्हारे कानून की ताकत और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना? जब तक हम एक हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजू, इसका मतलब है तुम अपनी बीवी और बेटी को बकरी की तरह पेड़ से बांध के मचान पे बैठो। अंजू, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसकी कोशिश यही थी कि हम बर्दाश्त के हद से बाहर आकर कोई ऐसी गलती करें जो कानून के खिलाफ हो, और वही हुआ। हम उसके इरादे से वाकिफ हैं और अब हमारी यही कोशिश है कि उसको यकीन हो जाए कि आप और रक्षा बोट हाउस लेक पर अकेले हैं और वो अपना इरादा पूरा कर सकता है। सिर्फ इतना कि खुराना और मैं वहां छुपे होंगे और उसके इरादे को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन तब तक उसने वो गलती कर ली होगी जिससे तुम उसे गोली मार सकोगे, है ना? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन वो गोली एक मासूम की जान और इज्जत बचाने के लिए होगी, एक खतरनाक जानवर को रोकने के लिए होगी और कानून की तरफ से होगी। घबराने की कोई बात नहीं। खुराना तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा। और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ी लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊं। और सुनो, जाने से पहले एक और काम करते जाओ। क्या? मुझे माफ करते जाओ। इतने दिन तुम मेरी और रक्षा की हिफाजत की फिक्र में थे और मैं तुमसे अलग होने की फिक्र में थी, तुमसे दूर जा रही थी। अब कहाँ हो? दूर या पास? पास, और पास आने की इजाजत चाहती हूँ।
मैडम, गौतम मेहरा साहब की वापसी फ्लाइट कब है? तुम कौन हो? जी मैं उनका ड्राइवर हूँ। मैं पूछना भूल गया और वो बताना भूल गए। वो आज नहीं, कल सुबह की फ्लाइट से वापस आएंगे। धन्यवाद जी। ऑनर, एक कानून जानने वाले का मुजरिमों के कटहरे में खड़ा होना इस बात का सबूत है कि कानून में बहुत सी कमजोरियां हैं। मैंने रघुवीर सिंह नाम के एक इंसान को कुंडों से पिटवाया, इस बात से इनकार नहीं करूंगा और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैं अदालत से अपनी सफाई के लिए 2 गवाह पेश करने की और उनसे पूछताछ करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है एडवोकेट जसवंत लाल। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जसवंत लाल जी, आप मुझे कब से जानते हैं? तकरीबन 8 साल से। आपको याद होगा आपने एक बार मेरे लिए मेरी गैर हाजिरी में एक केस लड़ा था। जी हाँ। कब? कोई 4-1 महीने पहले, 9 अक्टूबर को। क्या बना उस केस का? फैसला हमारे खिलाफ हुआ था। क्या इस वजह से मैंने आपको बुरा भला कहा? जी हाँ, आपने मेरी बेइज्जती की, मुझे ह्यूमिलिएट किया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसी बेइज्जती की वजह से मैं रघु का केस लड़ रहा हूं, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रघु खुद अपना केस लेकर मेरे पास आया था, मैं नहीं गया था रघु के पास केस लेने। आप रघु से कब मिले? उसी रोज जिस रोज कमिश्नर साहब से कहकर आपने उसे गिरफ्तार करवाया था, 15 जनवरी को। Are you sure? क्या आपको पूरा यकीन है? ऑफ कोर्स। आपको शक है? आप शायद भूल रहे हैं वकील साहब कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है। और आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि मैं भी वकील हूं। That's all, Your Honor. मेरा अगला गवाह है जेलर इकबाल सिंह। मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जेलर साहब, रघु जेल से कब छूटा? 30 दिसंबर को। आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ। इसे आखिरी बार आपने कब देखा? 30 दिसंबर की सुबह। कहां? जेल में। क्या वो आदमी इस वक्त इस अदालत में है? जी हाँ। बताइए कौन है वो? योर ऑनर, आज से 7 साल पहले इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर मैंने जो कुछ भी रघुवीर सिंह के खिलाफ कहा था वो सच था, लेकिन उस सच ने रघुवीर को मेरा दुश्मन बना दिया। जेल से रिहा होकर उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मेरी बीवी, मेरी बेटी को डराना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे वो कानूनी गिरफ्त में आ सकता, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल ने उसे कानूनी दांव पे सिखा दिया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे हमपेशा दोस्त इस तरह के ताने बाने बुनकर अपने किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दा डाल नहीं रहा योर ऑनर, बल्कि पर्दा हटा रहा हूं उस राज का जिसके तहत मिस्टर जसवंत लाल 30 दिसंबर को रघु से मिलने जेल में गए थे और उसे मेरे खिलाफ उकसाया था, क्योंकि मिस्टर जसवंत लाल को मुझसे बदला लेना था, उस बेइज्जती का बदला जो मैंने गुस्से में आकर की थी मुकदमा हार जाने पर। योर ऑनर, जब मेरी बेटी, मेरी बीवी, दोनों की जान, दोनों की इज्जत खतरे में थी, तब कानून मेरे सामने एक ऐसे अंधे इंसान की तरह खड़ा था जो बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता था, और मेरे पास उसे हरकत में लाने का, उसे चलाने का कोई सहारा नहीं था, कोई तरीका नहीं था। कानून मजबूर होकर अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन मैं उस मजबूरी को कबूल नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि मेरे अंदर एक इंसान है, एक वकील है, और कानून के अंदर सिर्फ लफ्ज लफ्ज और लफ्ज हैं। एक वकील होकर मैंने कानून की हार तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका योर ऑनर, क्योंकि जिन हालात ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया है, उन्हीं हालात ने कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कानून जुर्म होने के बाद उसे साबित करने और सजा देने के लिए है,
क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम जुर्म होने से पहले जुर्म करने वाले को, उसकी नीयत को, उसके इरादे को पहचान सकें, ताकि इंसानी जिंदगी को सजा नाम की हकीकत से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए? That's all, Your Honor. मिस्टर गौतम मेहरा की जाति रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उन्हें 2000 रुपए नगद जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। देखा गौतम, आत्मविश्वास में कितनी ताकत है। अगर तुम सब्र और धीरे से काम लेते तो क्या नहीं कर सकते थे। फिर भी मुझे कोई गम नहीं साहब साहब। अगर मुझे दोबारा कभी रघु जैसे हैवान के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत का सवाल है, मैं उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं।
मिसेस गौतम मेहरा, मैंने कहा था ना, किसी दिन बहुत नजदीक से मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा, याद है? अंजू! रक्षा! जी पापा। मम्मी कहाँ है? मम्मी हाउस बोट में है। रक्षा, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाए दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर किया तो मेरे अंदर का शैतान जाग उठेगा और तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। अगर तुमने रक्षा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे हाथ की मुट्ठी भी नहीं खोल सकती। एक सौदा कर लो तो तुम्हारी बेटी बच सकती है। क्या? तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरी बात मान लो, तुम्हारी बेटी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए इतनी तसल्ली है कि गौतम मेरा जिंदगी भर मुझे याद करता रहेगा। और अगर तुम्हारे अंदर नाम का जुनून हो तो मेरे जाने के बाद खुदकुशी कर लेना। झील में पानी बहुत है। अंजू, अंजू, गौतम! रक्षा, वो आया था ना, रक्षा के पीछे वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया।
नशा भागो भागो। ये जीत कानून की नहीं, पिस्तौल की है। चलाओ गोली। तुम इतनी आसानी से मरना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा, ताकि कानून तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर सके, तुम्हारी खिदमत कर सके, ताकि तुम कभी जिंदगी में ये ना कह सको कि कानून क्या करेगा। ये अदालत रघुवीर सिंह वल्द परमवीर सिंह को रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर खुराना की हत्या करने के जुर्म में जेर दफा 302 ताज़िरात हिंद के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।